टोंग याओ ने घर पर एक दिन की छुट्टी ली और अगले दिन उसने घर पर रहने से इनकार कर दिया। सी चेन को पहले तो उसके काम पर वापस जाने पर आपत्ति थी, लेकिन बाद में ये देखकर कि डेंग वेनवेन के पास साइकिल है और वो टोंग याओ को दुकान तक ले जा सकती है, उसने अनिच्छा से समझौता कर लिया। हालांकि उसने जिद की कि उसे दोपहर में जल्दी काम खत्म करके अस्पताल जाकर अपनी दवा बदलवानी होगी। टोंग याओ को लगा कि सी चेन बात को बहुत बड़ा बना रहा है, लेकिन वैवाहिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए उसने उसकी इस कुछ हद तक बड़ा चढ़ाकर कही गई मांग को मान लिया। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। सड़क के उस पार वाली दुकान खुल गई, कारोबार खूब चल रहा था, लेकिन टोंग याओ के ग्राहकों की संख्या आधी हो गई थी, जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों में नई चीजों को पसंद करने और पुरानी चीजों से ऊब जाने की आदत होती है। लंबे समय तक एक ही ब्रांड का इस्तेमाल करने के बाद नए स्वाद को आजमाना बिल्कुल स्वाभाविक है। भविष्य में मिल्क टी के और भी कई ब्रांड आएंगे और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाएगी। टोंग याओ एक निष्क्रिय शेयरधारक बनकर रहना पसंद करती थी और दैनिक कार्यों में खुद को शामिल नहीं करना चाहती थी। टोंग याओ के विपरीत डेंग वेनवेन में उतना धैर्य नहीं था। जब भी उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता था, तो वह सड़क के उस पार की दुकान पर ध्यान देती, ये गिनती करती कि उनके पास कितने ग्राहक हैं और उन्होंने दूध वाली चाय के कितने कप बेचे हैं। बहन याओ याओ, आपको क्या लगता है कि सामने वाले मोहल्ले का मालिक क्या कर रहा है? उसने हमारी दुकान के ठीक सामने ही दुकान क्यों खोल ली? क्योटो में इतनी सारी जगहें हैं, उसे यहीं क्यों खोलना पड़ा? साफ है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। टोंग याओ ने अपनी पलकें उठाई और सड़क के उस पार देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, समय के साथ लोमड़ी की पूंछ खुद ही दिखाई देगी। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। डेंग वेनवेन ने सामने वाली दुकान की ओर बिल्ली के पंजे मारने जैसी कई हरकतें की। जब उसने ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करते देखा, तो उसने तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। टोंग याओ उसकी हरकतों पर हंसे बिना नहीं रह सकी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। दोपहर में लिन फेगियन ने फोन किया और कहा कि उसने कुछ पौष्टिक दवा भेजी है और टोंग याओ को निर्देश दिया है कि वह इसे पानी में उबालकर 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार पिए। टोंग याओ ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन लिन फेगियन ने कहा कि इसे पहले ही भेज दिया गया है और फोन रखने से पहले उसे बार बार इसे पीने की याद दिलाए। टोंग याओ को शक हुआ। सी चेन एक डॉक्टर था और अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वह उसे बता देता। इसके अलावा वह मजबूत और स्वस्थ थी, उसे किसी सप्लीमेंट की जरूरत क्यों होगी? बहन याओ याओ, तुम्हारी सास तो तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि तुम्हें पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स भी भेजती हैं। डेंग वेनवेन की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। अगर मेरी दादी तुम्हारी सास जैसी अच्छी होती तो मेरी माँ उनका नाम लेते ही दांत नहीं पीसती। जब मुझे सास मिलेगी तो मैं जरूर ऐसी सास ढूंढूंगी जो तुम्हारी सास के मानकों पर खरी उतरे। काश वो कुछ अचार भेज देती, कम से कम चेन को तो अचार पसंद है, मुझे तो, जो इतना तंदुरुस्त और चुस्त हूँ, पोषण पूरक पीने की क्या जरूरत है? क्या मुझे 2 पौंड सुअर की पसलियां खाना पसंद नहीं है? कुछ गड़बड़ थी। टोंग याओ को पहले से ही आभास हो गया था कि यह सप्लीमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने शाम को सी चेन से इस बारे में बात करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह भूल गई। पैकेज मिलने पर ही उसे याद आया। जब टोंग याओ ने उसे खोला और अंदर अज्ञात जड़ी बूटियों से भरा पाया, तो वह धोखा नहीं खाए और उसने खुद ही सब कुछ समझ लिया। उसने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि उन्हें उबालकर एक तेज गंध वाला काढ़ा बना लिया। तेज औषधीय गंध से उसे घुटन महसूस होने लगी। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उसने लियू किन को किसी और से शिकायत करते हुए सुना। ये लोग आखिर क्या उबाल रहे हैं? दवा जैसी गंध आ रही है और ये बेहद बदबूदार है। क्या इनमें सार्वजनिक नैतिकता का कोई नामोनिशान नहीं है? काफी हंगामे के बाद भी घर न मिलने से लियू किन का मूड खराब था। यहाँ तक कि किसी कुत्ते को देखकर भी वो गालियां बकने लगती थी। टोंग याओ उसकी इस शिकायत से तंग आ गई थी और उससे उलझने की जहमत न उठाकर सीधे घर के अंदर चली गई। तुमने क्या पकाया है? इसमें दवा जैसी गंध क्यों आ रही है? काम खत्म होने के बाद सीधे खाने की मेज पर जाते हुए सी चेन ने पूछा और बर्तन में रखे गहरे रंग के मिश्रण को देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। टोंग याओ ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ ने ये भेजा है। उन्होंने कहा कि ये मेरी सेहत के लिए है। मैंने सोचा कि तुम दिन भर मेहनत करते हो तो मैं अकेले इसका मजा नहीं ले सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक पूरा बर्तन भरकर बनाया है। तुम जल्दी से नहा लो, मैं इसे दोबारा गर्म कर देती हूँ। मजाक करना बंद करो।
सी चेन ने बेबसी से टोंग याओ का हाथ पकड़ा, बर्तन में रखे काले रंग के पे को फिर से देखा और कहा, तुम इस अज्ञात स्रोत की चीज को नहीं पी सकती। इससे मुसीबत हो सकती है। मैं इसे फेंकने जा रहा हूं। नहीं। टोंग याओ ने बर्तन को पकड़े रखा और उसे फेंकने से इनकार कर दिया। यह माँ ने भेजा है, यह अनजान स्रोत से कैसे हो सकता है? इसे फेंकना तो धिक्कार होगा। अगर आप नहीं पी रहे हैं तो मैं पी लूंगी। शायद इसे पीने के बाद मैं आपको एक मोटा ताज़ा बेटा दे सकूं। पहले टोंग याओ को पता नहीं था कि लिन फेगियन ने क्या भेजा है, लेकिन दवा देखते ही वह समझ गई। लिन फेगियन को जरूर लगता होगा कि वह गर्भधारण नहीं कर सकती, इसलिए उसने कहीं से कोई घरेलू नुस्खा मंगवाया होगा और चाहती होगी कि वह उसे पी ले ताकि उसे बच्चा हो जाए। इस तरह की परिस्थितियां, जो आमतौर पर केवल टीवी ड्रामा में ही देखने को मिलती हैं, असल जिंदगी में घटित हो रही थीं और इससे टोंग याओ को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने लिन फेगियन के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था। अगर लिन फेगियन को लगता कि यह उसकी गलती है तो वह खुलकर उससे कह सकती थी कि दोनों को डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। लेकिन वह चुपके से इन जड़ी बूटी के नुस्खों का सहारा क्यों ले रही थी? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि कहीं वह किसी को जहर देकर मार न डाले? उसका अपना बेटा डॉक्टर था और वह ऐसी बातों में विश्वास करती थी। टोंग याओ सचमुच बहुत परेशान थी। इस बार तो उसने ये चीजें भेजी, अगली बार कौन जाने, शायद वो कुत्ते का मल या घोड़े का मूत्र भेज दे। सी चेन टोंग याओ को गले लगाकर शांत करना चाहता था, लेकिन ये याद करके कि उसने अभी तक स्नान नहीं किया था, उसे बस खड़े रहना पड़ा और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, भले ही शारीरिक कारणों से हमें संतान नहीं हो रही हो, हमें किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए, न कि उसके भेजे हुए घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना चाहिए। मैं कल काम के बाद उसे फोन करूंगा। ये सुनकर टोंग याओ को काफी राहत मिली और उसने बर्तन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे सी चेन को औषधि डालने का मौका मिल गया। दरअसल उसका इरादा कोई परेशानी पैदा करने का नहीं था, वह बस असहज महसूस कर रही थी। सभी सांसें एक जैसी ही होती हैं। अगर बच्चा गर्भवती नहीं होता तो वे इस बात पर विचार करने के बजाय कि कहीं बेटे की कोई भूमिका तो नहीं है, अपनी बहू में कमियां ढूंढने लगती हैं। ये सोचते हुए टोंग याओ ने सी चेन की ओर इशारा किया, जो औषधि को फेंकने के लिए रसोई में गई थी। शुरू में तो मुझे लगा कि मुझे 1000 साल में एक बार मिलने वाली इतनी अच्छी सांस मिल गई है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। शुक्र है कि हम साथ नहीं रहते, वरना हमारी जिंदगी असहनीय हो जाती। उसे कल सी बोई को फोन करके लिन फेगियन के लिए एक साथी को लाने की प्रक्रिया की प्रगति के बारे में पूछना था। लिन फेगियन को बार बार क्योटो आकर परेशानी खड़ी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी, कौन जानता था कि वह आगे चलकर कितनी और मुसीबतें खड़ी कर देगी। सी चेन ने दवा को सिंक में डालने के बाद बचे हुए अवशेष को कूड़ेदान में फेंक दिया और अंत में हल्के स्वर में कहा, दोनों पीढ़ियों का एक साथ न रहना ही बेहतर है। ये सबके लिए अधिक सुविधाजनक है। वह स्वस्थ है और अपना ख्याल रख सकती है। हमें बस हर महीने उसके रहने सहने का खर्च देना होगा। जब उसे सच में देखभाल की जरूरत होगी तो हम उसके लिए एक आया रख लेंगे जो शायद हमसे बेहतर देखभाल कर पाएगी। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं और पूछा, अगर वह क्योटो आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सी वेइमिन एक दिन के लिए भी क्योटो में रहता तो लिन फेगियन भी देर सवेर वहां जरूर आ जाती। सी चेन ने दृढ़ता से कहा, वह हमारे लिए यहां नहीं आ रही है। हम उसे रहने सहने का खर्च देना बंद कर सकते हैं। जैसे ही वहली शहर वापस लौटेगी, हम उसे फिर से खर्च देना शुरू कर देंगे। लिन फेगियन के बारे में बात करते हुए सी चेन को उसके प्रति कर्तव्य का भाव तो महसूस होता है, लेकिन माँ बेटे का गहरा रिश्ता नजर नहीं आता। लेकिन सी चेन की पहले से सोची समझी और निर्णायक प्रतिक्रिया सुनकर टोंग याओ का उदास मन एकदम से खुश हो गया। उसने खुशी खुशी सी चेन को जल्दी से नहाने के लिए कहा और इनाम के तौर पर उसे प्यार से गले लगाने का वादा किया। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही टोंग याओ दुकान पर पहुंची, उसने सी बोई को बुलाया। जब सी बोई ने सुना कि लिन फेगियन ने टोंग याओ को कुछ घरेलू नुस्खे भेजे हैं तो वह थोड़ा नाराज हो गया। मैंने अपनी माँ को पहले ही कह दिया था कि इन सब बातों की चिंता न करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे आया ढूंढने का इंतजार भी नहीं हुआ और वो लिजुआन और बच्चे को छोड़कर घर लौट गई। उन्होंने जो दवा भेजी है उसे मत लेना, कहीं उससे तबीयत खराब ना हो जाए। मेरा भाई डॉक्टर है, फिर भी वो इतनी परेशान क्यों है? बात करते करते सी बोई ने गहरी आह भरी, मेरी माँ में कुछ बदलाव सा आ गया है, वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और हमेशा झगड़ा करवाने की कोशिश करती रहती हैं। भाभी जी, क्या हमारे जीवन का बेहतर होते जाना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? वो इसे क्यों मुश्किल बना रही हैं?
शायद वो बहुत अकेली है। टोंग याओ ने पलकें झपकाते हुए बात बदल दी। पिछली बार तुमने उसे किसी साथी से मिलवाने की बात कही थी। क्या तुम्हें कोई मिला? उसने क्या कहा? इस बारे में बात मत करो। इस मामले पर बोलते हुए सी बोई बहुत परेशान था। मैंने उसे साथी ढूंढने का सुझाव दिया, लेकिन उसने कहा कि वह बहुत बुरी हो गई है और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती। वह मेरे चाचा की देखभाल करने के लिए क्योटो जाने पर रही है। क्या उसे लोगों की गपशप का डर नहीं है? अगर मेरे बच्चे की नानी ने उसे रोका न होता तो वह बहुत पहले ही चली गई होती। लिन फेगियन के अपने चाचा को ढूंढने जाने की बात सुनकर सी बोई को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वह खुद इतना शर्मिंदा था कि ऐसी बात कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी मां को उनकी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं थी और वह बेवजह इतना हंगामा खड़ा करना चाहती थी। हालांकि चेन जिनलान ने अपनी मां को रोक लिया था, लेकिन वह जानता था कि जल्द ही उसकी मां फिर से क्योटो जाने को लेकर हंगामा करना शुरू कर देगी। फिलहाल सी बोई लिन फेगियन के प्रति मन में द्वेष तो रख सकता है, लेकिन उसे निकालने की कोई जगह नहीं है। वह सच में नहीं समझ पा रहा है कि उसकी मां क्या सोच रही है। अब जब उनका जीवन सुधर गया है तो वह शांति से क्यों नहीं रह सकती? एक समय वह कहती थी कि उसे शहरी जीवन की आदत नहीं है, लेकिन अब वह लगातार बड़े शहरों में जाने के लिए तरसती रहती है। ये जानते हुए कि लिन फेगियन पूरी तरह से सी वेइमिन के बारे में सोच रही थी, टोंग याओ ने ताना मारते हुए कहा, उसे रहने दो। हमारी योजना उसे हर महीने रहने सहने का खर्च देने की है। वह क्या करना चाहती है ये वह खुद तय कर सकती है, हम दखल नहीं देंगे। वह अब स्वस्थ और सक्रिय है और हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। हालांकि मेरे पति ने कहा है कि अगर मेरी मां क्योटो आती है तो हम उसे रहने सहने का खर्च देना बंद कर देंगे। हम तभी खर्च देना जारी रखेंगे जब वह वापस चली जाएगी। सी बोई भी लिन फेगियन के कार्यों से असहमत थे। टोंग याओ की बात सुनकर वे तुरंत सहमत हो गए, तो मैं भी नहीं दूंगा। मेरी मां के लिए शहर लौटने के बाद मैं फिर से देना शुरू कर दूंगा। जब सी बोई की अपनी मां ने गलतियां की तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। एकमात्र उपाय था उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। उनके बड़े भाई ने शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उनके पास अधिक विकल्प थे। फोन के दूसरी तरफ टोंग याओ मुस्कुराया। भाई दिल से एक होते हैं, उनकी ताकत सोने को भी पिघला सकती है। ये कहावत बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं अब फोन रख रहा हूं। तुम्हारा भाई कुछ दिनों की छुट्टी लेगा और हम साथ में तुमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर सी बोई तुरंत खुशी से झूम उठा और टोंग याओ से पूछा कि वे कब लौटेंगे। उसने पहले से ही बिस्तर तैयार कर रखा है। पिछली बार लौटते समय उसने मकान मालिक के भतीजे से बात करके पूरब की ओर वाला कमरा भी किराए पर ले लिया था। अब उसके भाई और भाभी के लौटने पर उनके रहने की व्यवस्था हो गई थी। टोंग याओ के फोन रखते ही गु होंगवेई आ गया। अत्यधिक पढ़ने के कारण उसकी दृष्टि 300 डिग्री से भी अधिक कमजोर हो गई थी। उसे चश्मा पहनना पड़ता था, जिसे पहनने पर वह अधिक विद्वान जैसा दिखता था। उन्हें अभी भी चश्मे की आदत नहीं पड़ी थी। टोंग याओ को नमस्कार करने और दुकान में कोई ग्राहक न देखकर उन्होंने पशुपालन पर एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। टोंग याओ भी उनकी लगन की प्रशंसा करती थी। वे बहुत दृढ़ निश्चयी और मेहनती थे। उनकी गंभीर शक्ल देखकर टोंग याओ ने आधे मन से मजाक में कहा, अगर भविष्य में आपको ऋण न मिले तो मुझे अपने साथ साझेदारी में शामिल होने के लिए कहिएगा। आप तकनीक उपलब्ध कराए और मैं पूंजी दूंगा और हम साथ मिलकर व्यापार करेंगे। गु होंगवेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं तो सिर्फ कागज पर ही इन बातों का सिद्धांत बना रहा हूं, असली युद्ध क्षेत्र में शायद मैं इन्हें संभाल न पाऊं। क्या तुम्हें सब कुछ खोने का डर नहीं है? किसी भी निवेश में जोखिम होता है। मुझे आप पर भरोसा है। टोंग याओ मुस्कुराए। अगर आपको सच में लगता है कि मैं अच्छी हूं तो खूब पैसा कमाने और अपना व्यवसाय बदलने के समय मुझे याद रखना। उसे पता था कि टोंग याओ शायद मजाक कर रही है, लेकिन गु होंगवेई ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, अगर वह दिन सच में आया तो मैं तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगा। मुझे याद है तुमने और भाई चेन ने मेरी कितनी मदद की थी। टोंग याओ इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखें गायब हो गईं। मैं तुम्हारी कही बात याद रखूंगी। तो फिर भूलना मत। अच्छोन, तुम यहाँ हो। टोंग याओ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने वांग चुन को अंदर आते देखा। वह झट से बाहर जाकर उसका स्वागत करने लगी। दोनों ने साथ में खरीदारी करने का प्लान बनाया था। उन्हें वांग चुन के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। दुकान से निकलने से पहले दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की, मानो अभी तक कही गई सारी बातें सिर्फ मजाक थीं। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और जमीन पर अभी भी कुछ जगह पानी जमा था। वांग चुन लगभग एक गड्ढे में पैर रखने ही वाली थी कि टोंग याओ ने उसे खींचकर किनारे कर दिया।
जैसे ही उसने संभला, साइकिल पर सवार एक महिला ने वांग चुन पर गंदा पानी उछाल दिया। वांग चुन चीख उठा। हैरानी की बात यह थी कि महिला ने न केवल माफी नहीं मांगी, बल्कि वांग चुन को डांटते हुए बोली, बस पानी की कुछ बूंदें थीं, इतना चिल्लाने की क्या बात है? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने किसी को मार दिया है, कितना बदकिस्मत हूं मैं। इतना कहकर वह अपनी साइकिल पर वापस बैठी और चली गई। टोंग याओ दौड़कर अपनी साइकिल छीनना चाहती थी, लेकिन वांग चुन ने उसे रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जाने दो, नहाने के बाद साफ हो जाऊंगी। वह औरत हम दोनों से ज्यादा भारी लगती है, उससे बहस न करें। अगर हम लड़ने लगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। वांग चुन की बातों पर टोंग याओ को हंसी आ गई। अब उसका पीछा करने में बहुत देर हो चुकी है। वह अपनी साइकिल पर बहुत दूर जा चुकी है। वह वांग चुन को पास के मॉल में ले गई और बोली, चलो कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। वांग चुन का कद काठी और स्वभाव दोनों ही अच्छे थे, इसलिए उनके लिए कपड़े खरीदना बेहद आसान था। आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने एक सूट चुन लिया और झाओ वेनकाई के लिए ऊनी ओवरकोट भी खरीद लिया। टोंग याओ को भी यह ऊनी ओवरकोट बहुत अच्छा लगा। उसने सी चेन के लिए भी इसी तरह का एक ओवरकोट खरीदा, लेकिन वांग चुन ने ग्रे रंग के ओवरकोट खरीदे, जबकि टोंग याओ ने काले रंग के। याओ याओ, ये डाउन जैकेट पहनकर देखो, मुझे लगता है ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वांग चुन ने एक सफेद रंग की छोटी जैकेट देखी और टोंग याओ से उसे पहनने के लिए कहा। टोंग याओ को भी यह जैकेट काफी फैशनेबल लगी और उसे लगा कि यह 21वीं सदी में भी फैशन से बाहर नहीं होगी। बेशक वह इतने लंबे समय तक एक ही कपड़े को नहीं पहन सकती थी। वांग चुन के अनुमान के मुताबिक टोंग याओ उस पोशाक में वाकई अच्छी लग रही थी। हालांकि उसकी कीमत कुछ ज्यादा थी, 700 युआन। भले ही टोंग याओ अब पैसे कमा रही थी और खर्च करने को तैयार थी, फिर भी कपड़ों पर कुछ 100 युआन खर्च करना उसे थोड़ा बुरा लगा। कपड़े खरीदने की बात आती है तो टोंग याओ जिद्दी नहीं होती। उसने साफ मना कर दिया कि वह कपड़ा नहीं खरीदेगी। मॉल से निकलने के बाद भी वांग चुन को उस कपड़े को न खरीदने का अफसोस बना रहा। बचपन से ही पैसों की कमी न झेलने वाले वांग चुन को यह नहीं पता था कि आम लोगों के लिए 700 युआन का क्या मतलब होता है। ये जगह मेरी शाखा वाली दुकान के काफी पास है, मैं तुम्हें भुने हुए शकरकंद खिलाने ले चलूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मेरे पापा इन्हें बनाते हैं। टोंग याओ ने कुछ दिनों से अपने माता पिता को नहीं देखा था और उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। बहुत बढ़िया। वांग चुन अभी तक टोंग याओ के माता पिता से नहीं मिली थी और उसने सोचा कि बड़ों से मिलने जाते समय उपहार ले जाना बेहतर होगा। क्या हमें उनके लिए चाय या स्वास्थ्य उत्पाद खरीदने चाहिए? मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम उनसे मिलेंगे। अरे, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता को इसकी परवाह नहीं है। आगे वाली गली में ही हमारी दुकान है। चलिए सीधे वहीं चलते हैं। जब टोंग याओ वांग चुन को दुकान की ओर खींच रही थी, तो वांग चुन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि बड़ों से पहली बार मिलने पर उपहार न देना असभ्यता है। टोंग याओ को उपहार खरीदने से मना करते देख उसने अनिच्छा से समझौता करते हुए धीरे से कहा, अगली बार मैं जरूर उपहार खरीदूंगी, तब आप मुझे रोक नहीं पाएंगी। टोंग याओ मुस्कुराए और बोली, अगली बार मैं तुम्हें अपने घर खाने पर ले जाऊंगी, मेरी माँ बहुत अच्छी खाना बनाती हैं। जरूर। वांग चुन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। टोंग याओ जैसी दयालु स्वभाव वाली लड़की के माता पिता जरूर प्रबुद्ध और नेक दिल इंसान होंगे। जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचने वाले थे, फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी ने हाथ में भीख का कटोरा लिए वांग चुन का रास्ता रोक दिया और बोला, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। टोंग याओ ने देखा कि वह आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ और कामकाजी उम्र का था। पहली नजर में वह सचमुच गरीब और भूखा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं बाद में आपके लिए 2 उबले हुए बन लाऊंगी। उस व्यक्ति ने सहज भाव से जवाब दिया, मुझे उबले हुए बंस पसंद नहीं है। ये देखकर कि टोंग याओ को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उसने वांग चुन की ओर मुड़कर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कृपया मुझे कोई भी राशि मिल जाए तो अच्छा होगा। टोंग याओ ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए वांग चुन को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के दयनीय चेहरे को देखकर वह पिघल गई। वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपना पर्स खोला और उस आदमी को 5 युआन देते हुए कहा, जाओ और इससे कुछ खाना खरीद लो। जाने के बजाय उस आदमी ने पैसे उठाए और वांग चुन के भरे हुए पर्स को घूरता रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरे घर में 80 साल की बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी है और मेरी बहू मानसिक रूप से विकलांग है। क्या आप कृपया थोड़ा और दे सकती हैं? उस आदमी को अपनी मदद की सराहना न करते देख
टोंग याओ ने वांग चुन को खींचकर वहां से जाने की कोशिश की। अब उसे परेशान मत करो, 5 युआन उसके परिवार के लिए पूरे दिन उबले हुए बंस खाने के लिए काफी हैं। वांग चुन उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। टोंग याओ, वह सचमुच दयनीय लग रहा है, चलो उसे थोड़ा और पैसा दे देते हैं। जैसे ही टोंग याओ कुछ बोलने ही वाली थी, अचानक उस आदमी ने वांग चुन का पर्स छीन लिया और भाग गया। वह सहज ही उसके पीछे भागी, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वह नजरों से ओझल हो गया। वांग चुन इस घटना से स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भिखारी पैसे क्यों चुराएगा। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत कम या बहुत धीरे धीरे पैसे दिए थे? उसे अभी भी सदमे की स्थिति में देखकर टोंग याओ ने सोचा कि वह शायद डर गई होगी, और उसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अचुन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वांग चुन ने होश में आते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने मेरा पर्स क्यों चुराया? उसके पर्स में कई 100 युआन थे। आम लोगों के लिए ये काफी बड़ी रकम थी, लेकिन वांग चुन के लिए यह मामूली रकम थी और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस आदमी ने अपने ही हाथ को क्यों काटा। वह उसे और पैसे देने की योजना बना रही थी। टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह आदमी बिल्कुल ठीक ठाक और काम करने लायक था। अगर वह मेहनत करने को तैयार है तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने उसे उबले हुए बंस खरीद कर देने को कहा तो उसने बेशर्मी से कह दिया कि उसे पसंद नहीं है। सोचो जरा, जो 2 दिन से भूखा है वो भी खाने में नखरे करेगा। लगता है वो पेशेवर भिखारी है। उसने देखा कि तुम दयालु हो, इसीलिए वो तुमसे पैसे मांगता रहा। चोरी की बात करें तो उसने इतनी आसानी से कर ली, लगता है उसे ऐसे काम करने की आदत है। वांग चुन टोंग याओ की तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित था। टोंग याओ, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। वांग चुन की प्रशंसा देखकर टोंग याओ हंस पड़ी। मैं तो बस अनुमान लगा रही थी, जब तक उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए तब तक मुझे इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। इसी क्षण वांग चुन का अंगरक्षक अचानक पास आया और बोला, महोदया, यह एक सुनियोजित साजिश थी। किसी ने जानबूझकर मुझे उसका पीछा करने से रोका, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया। यह पहली बार था जब टोंग याओ की मुलाकात वांग चुन के अंगरक्षक से हुई। वह 30 वर्ष की आयु का एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, जिसकी त्वचा सांवली, शरीर गठीला और स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षित था। झाओ वेनकाई को वांग चुन की वाकई परवाह थी, तभी तो उसने गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे अंगरक्षक को नियुक्त किया था। वांग चुन ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ कि वो पकड़ा नहीं गया। पर्स में बस कुछ 100 युआन ही थे। उसमें मौजूद पहचान पत्र को बदलना थोड़ी असुविधाजनक बात है। यह एक कड़वा अनुभव होगा जिससे मुझे सबक मिलेगा। टोंग याओ, बस कुछ 100 युआन। सांस, यह अंतर अलग तरह की परवरिश का परिणाम है। चलो दुकान चलते हैं और कुछ भुने हुए शकरकंद खा लेते हैं ताकि हमारा मन शांत हो जाए। जैसे ही वे दुकान पर पहुंचे, याओ हुई एक बच्चे के लिए शकरकंद पैक कर रही थी। टोंग याओ ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा, अरे मालिक, 2 भुनी हुई शकरकंद दे दीजिए। बस एक पल रुकिए, मैं। याओ हुई ने सहज ही जवाब दिया, लेकिन वाक्य के बीच में ही उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। टोंग याओ को देखकर उसने चेहरे पर बनावटी गंभीरता का भाव ला दिया। तुम बच्चे। याओ हुई ने जब से शकरकंद बेचना शुरू किया है तब से वह बहुत सारे युवाओं और बच्चों से मिलता रहा है। धीरे धीरे वह पहले से कहीं अधिक हंसमुख और मिलनसार हो गया है। टोंग याओ ने वांग चुन को अपने सामने खींचते हुए मुस्कुराते हुए परिचय कराया, पिताजी, यह अचुन है, वही दोस्त जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। नमस्कार नमस्कार। वांग चुन ने जल्दी से याओ हुई का अभिवादन किया। अपनी बेटी को एक सहेली के साथ देखकर याओ हुई का रवैया तुरंत बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अच्छा अच्छा अच्छा। तुम दोनों अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भुने हुए शकरकंद तैयार करता हूँ। टोंग याओ, अपनी बेटी को आते देख वेन युन दुकान से बाहर आ गई। टोंग याओ के परिचय का इंतजार किए बिना ही उन्होंने वांग चुन की ओर देखकर पूछा, टोंग याओ, क्या ये वही अचुन है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? वह सच में बहुत सुंदर है। नमस्कार आंटी। वांग चुन ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। साथ ही आश्चर्यचकित होकर वांग चुन ने कहा, आंटी, आप कितनी जवान दिखती हैं। वांग चुन तारीफ नहीं कर रही थी। अपनी उम्र के लोगों की तुलना में वेन युन वास्तव में युवा और सुरुचिपूर्ण थी, एक ऐसी महिला जो स्पष्ट रूप से एक सुशिक्षित और समृद्ध परिवार में पली बढ़ी थी। इसके अलावा वेन युन के इस उम्र में भी इतनी शालीनता और सुंदरता बरकरार रखने के लिए उनके पति उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। इसीलिए टोंग याओ इतनी खूबसूरत है। ये बच्चा बोलना जानता है।
वेन यून बहुत खुश हुई और वांग चुन को दुकान में बुलाया, अंदर आओ और बैठो। अंदर ज्यादा गर्मी है, अपने चाचा के शकरकंद लाने का इंतजार करो। याओ हुई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो, मैं शकरकंद लेकर आती हूँ। टोंग याओ कुछ हद तक बिगड़ी हुई थी और बचपन में उसके बहुत कम दोस्त थे। आखिरकार जब उसे एक ऐसी दोस्त मिली जो विनम्र और सभ्य लगती थी, तो वेन यून और याओ हुई दोनों ने वांग चुन के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, सावधानी और विनम्रता से, इस बात से चिंतित कि कहीं वे उसका अपमान न कर दें। ये देखकर टोंग याओ को थोड़ी जलन हुई। दुकान में बैठते ही टोंग याओ हुई 2 भुने हुए शकरकंद और 2 प्लास्टिक के चम्मच लेकर आए और बोली, आप लोग पहले खुद ले लीजिए। अगर कम पड़े तो मैं और ले आऊंगी। मुझे डर है कि अगर मैं अभी ज्यादा ले आई तो ये ठंडे हो जाएंगे और इनका स्वाद खराब हो जाएगा। खाना रखने के बाद टोंग याओ हुई शकरकंद बेचने के लिए बाहर चली गई। वांग चुन एक लड़की है और वह एक बड़े होने के नाते उसे लगा कि उसकी उपस्थिति से बच्चों की बातचीत में बाधा आ सकती है, इसलिए वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वांग चुन ने तुरंत कहा, धन्यवाद चाचा जी, इतना ही काफी है। वेन यून मुस्कुराए और बोली, यहाँ आराम से रहो, संकोच मत करो। तुम्हारे चाचा टोंग भले ही बड़े बड़े आदमी हो, लेकिन उनके भुने हुए शकरकंद बहुत स्वादिष्ट होते हैं। गर्मागर्म ही चख लो। ठीक है। शकरकंद का एक टुकड़ा खाने के बाद वांग चुन मुस्कुराए, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया, खाते रहिए। मैं आपके लिए 2 कप दूध वाली चाय बना रही हूँ, अकेले शकरकंद खाने से आपका गला चोक हो सकता है, वेन यून ने कहा। याओ याओ, तुम्हारे चाचा और चाची सच में बहुत अच्छे हैं, वांग चुन ने भावुक होकर कहा। उसने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि टोंग याओ इतनी सौम्य स्वभाव की है। ऐसे पारिवारिक माहौल में पली बड़ी लड़की सचमुच भाग्यशाली होती है। टोंग याओ ने धीमी आवाज में कहा, जो केवल वांग चुन को सुनाई दी। दरअसल जब मैं छोटी थी तो मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था और मैं ज्यादा दोस्त नहीं बना पाती थी। मेरे माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे, इसलिए वे चुपके से दूसरे बच्चों को नाश्ता दे देते थे ताकि वे मेरे साथ खेलें। जब मुझे पता चला तो मैंने उन बच्चों से लड़ाई की। मेरे पिताजी के अनुसार जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे काबू करना मैदान के जंगली घोड़े से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अतीत में अपनी हठधर्मिता को याद करते हुए टोंग याओ का मन किया कि वह अपनी पुरानी मालकिन को लात मार दे। लेकिन सच कहें तो भले ही उसकी मूल मालकिन गुस्सैल स्वभाव की थी, उसके संस्कार सीधे सादे थे। उसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की, इसीलिए टोंग याओ हुई दिखने में सख्त लगते थे लेकिन हमेशा अपनी बेटी को लाड़ प्यार करते थे। वांग चुन हंस पड़ी, सच में, मैं बता नहीं सकती तुम बचपन में कितनी शरारती थीं। तुम्हारे मुकाबले मुझे अचानक लगता है कि मेरा जीवन नीरस रहा है। मैंने कभी बागी दौर भी नहीं देखा, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अपने माता पिता की नज़र में वह अच्छे व्यवहार वाली थी, लेकिन उसे लगता था कि उसने झाओ वेनकाई से शादी करने के अलावा वास्तव में कुछ भी खास दिलचस्प नहीं किया था या अपने खुद के बहुत सारे विचार नहीं बनाए थे। टोंग याओ ने कहा, अगर मेरा स्वभाव तुम्हारे जैसा होता तो मेरे माता पिता शायद सोचते कि उनके पूर्वज अपनी कब्रों में राख उगल रहे हैं। मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ मेरा अच्छा स्वभाव है। आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने परिवार और इकाई को छोड़ दूं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इससे पहले वांग चुन ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। टोंग याओ से मिलने के बाद उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है। क्या इकाई के इर्द गिर्द घूमती जिंदगी ही वह वास्तव में चाहती थी? क्या आपके मन में कुछ करने की इच्छा है? अगर हाँ, तो मुझे लगता है कि इकाई आपका पूरा समर्थन करेगा। झाओ वेनकाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब तक वांग चुन अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती, वह उसका पूरा समर्थन करता। मुझे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन शादी के बाद से मैंने पेंटब्रश को हाथ नहीं लगाया है। वांग चुन जब चित्रकारी करती थी तो बहुत गंभीर रहती थी, कभी कभी तो पूरा दिन बैठी रहती थी। झाओ वेनकाई ने कई बार शिकायत की क्योंकि उसे वांग चुन द्वारा उपेक्षित महसूस हो रहा था। वांग चुन को उस पर दया आई। अंततः उसने चित्रकारी के बजाय इकाई को चुना। वेन यून 2 कप दूध वाली चाय लेकर आए और वांग चुन के चित्रकला के शौक के बारे में सुनकर उसने बातचीत जारी रखते हुए कहा, चित्रकला मन को शांत करने का एक बेहतरीन शौक है। मैंने याओ याओ को बचपन में चित्रकला सिखाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वह इतनी चंचल थी कि एक जगह बैठ ही नहीं पाती थी, इसलिए मैंने बाद में यह विचार छोड़ दिया। वांग चुन ने टोंग याओ को चित्रकारी करते हुए कल्पना की और अचानक उसे यह मनोरंजक लगा।
उसी समय उसने चित्रकारी के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। इन वर्षों में जब भी वह ऊब जाती थी उसे चित्रकारी करने की इच्छा होती थी, लेकिन इकाई की वजह से वह हर बार इस विचार को छोड़ देती थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि अगर वह समय निकाल सकती है तो पेंटिंग करने से उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही चंद्र कैलेंडर के अनुसार दिसंबर का महीना शुरू हुआ, सुबह के समय पूरे क्योटो शहर में घना कोहरा छा गया। दृश्यता केवल 2 या 3 मीटर थी, चारों ओर केवल लोगों के सिर ही दिखाई दे रहे थे। गले में मोटे दुपट्टे के कारण केवल उसकी बड़ी चमकदार आंखें ही दिखाई दे रही थीं। टोंग याओ भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और बिक्री कार्यालय तक पहुंचने से पहले ही उसे पता चला कि सभी संपत्तियां बिक चुकी हैं। हालांकि उसे इस परिणाम की आशंका थी, लेकिन घर न मिलने से टोंग याओ बेहद निराश हो गई। न केवल उसे घर नहीं मिला, बल्कि जिस व्यक्ति को उसने घर खरीदने में मदद के लिए पैसे दिए थे उसे भी संपत्ति नहीं मिली। टोंग याओ का मनोबल तुरंत टूट गया। वह शहर के बीचों बीच स्थित संपत्तियों के पहले बैच को खरीदने में सफल नहीं हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसने 1 अरब युआन खो दिए हों। सी चेन काम से वापस आया और टोंग याओ को इतना उदास देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने घर न मिलने की तैयारी नहीं कर ली थी? अब भी इतनी उदास क्यों हो? टोंग याओ ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा दिल दुख रहा है। वह संपत्ति की कीमतों में होने वाली भावी मुद्रास्फीति के बारे में अपने ज्ञान को समझा नहीं सकी। इस पीड़ादायक अनुभूति को उसे अकेले ही सहना पड़ा। सी चेन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, टोंग याओ के बगल में बैठ गया और गंभीरता से पूछा, क्या आपको कहीं और अस्वस्थता महसूस हो रही है? उसने पहले ही उसकी नब्ज जांच ली थी। टोंग याओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूं। बस मुझे इस खोए हुए अवसर का दुख है। मकानों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। अगर हम भविष्य में घर खरीदते हैं तो निश्चित रूप से इस कीमत पर नहीं खरीदेंगे। चूंकि हम कोई संपत्ति नहीं खरीद पाए तो चलिए उपनगर में स्थित उन 2 भूखंडों पर निर्माण शुरू करते हैं। शहर का विस्तार उपनगरों की ओर हो रहा है और क्योटो आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। आवास की कमी है और अधिकतर नए लोग उपनगरों में ही अपना घर बसाते हैं। क्योटो की वर्तमान विकास गति को देखते हुए एक बार जब हम वहां घर बना लेंगे तो वे खाली नहीं रहेंगे और तुरंत किराए पर दिए जा सकेंगे। हम एक साथ दोनों फायदे नहीं उठा सकते। इन संपत्तियों को न खरीद पाना हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। सी चेन ने सहजता से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया, जिससे टोंग याओ अचंभित रह गई। उसने हमेशा उसे पूरी तरह से चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते देखा था और उसे इन मामलों में भी उसकी इतनी गहरी समझ की उम्मीद नहीं थी। टोंग याओ को अचानक एहसास हुआ कि सी चेन भी गु हुनवेई की तरह ही तेज दिमाग वाला है। वे आमतौर पर शांत दिखते हैं, लेकिन वे हमेशा बारीकी से हिसाब किताब करते रहते हैं। इस बारे में सोचने पर बात समझ में आए। दोनों ही भविष्य में सफल होंगे, उनमें निश्चित रूप से और भी क्षमता है। कहा जाता है कि यह आसानी से पैसा कमाने का समय है, लेकिन समझदारी के बिना ढेर सारा पैसा कमाना आसान नहीं है। अपने व्यापक अनुभव के कारण उससे लाभ मिला, लेकिन सी चेन और गु हुनवेई भी अपने दम पर धीरे धीरे प्रमुख व्यक्ति बने। निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण उससे संकीर्ण नहीं होगा। उस क्षण टोंग याओ को समझ आया कि वह खुद एक विदूषक है। ये दोनों भेस बदले हुए बूढ़े लोमड़ी जैसे थे। इतने कम समय में ही टोंग याओ ने कई अलग अलग भाव दिखाए। सी चेन ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। तुम क्या सोच रही हो? उसे लगा कि वह एक चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन जाहिर है टोंग याओ ने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही। इसके बजाय उसने उससे नहाने के लिए कहा, मैं समाचार देखना चाहती हूँ, जल्दी करो और नहा लो। टीवी चालू करने पर पता चला कि एक हत्या का मामला प्रसारित हो रहा था। पुलिस फिलहाल इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह की तलाश कर रही थी। पीड़िता 40 वर्ष की एक मोटी महिला थी। उसका शव एक उपनगरीय ओवरपास के नीचे फेंका गया था, जिसे एक बेघर व्यक्ति ने खोजा। सिर पर लगी गंभीर चोट से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस की जांच के अनुसार महिला विवाहित थी और उसके 3 बच्चे थे। उसके अपने पति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उसका कोई विवाहेतर संबंध नहीं था, जिससे आवेश में हत्या की संभावना पूरी तरह से खारिज हो जाती है। वह बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित प्रतीत हो रही थी। उसके कपड़े भी सही सलामत थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला नहीं था। इसके अलावा उसके बटुए में पैसे भी मौजूद थे, जिससे लूटपाट की संभावना भी खारिज हो जाती है। संक्षेप में, फिलहाल इस मामले में कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं था। ऐसे युग में जब प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी और हर गली में निगरानी कैमरे नहीं लगे होते थे,
ऐसे मामले अक्सर अनसुलझे रह जाते थे, या यदि मामला सुलझ भी जाता था तो अपराधी पकड़ में नहीं आता था। कई महिलाएं ऐसी परिस्थितियों का शिकार हुईं, इसलिए कई माता पिता अप्रत्याशित घटनाओं के डर से अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद बाहर जाने से मना करने लगे। टोंग याओ ने कुछ देर तक देखा, फिर चैनल बदलकर वित्तीय समाचार लगा दिया, जिससे वह समाचार प्रसारण में मृतक का चित्र देखने से चूक गई। अगर उसने तस्वीर देखी होती तो वह चौंक जाती, क्योंकि मृतक वही महिला थी जो कुछ ही दिन पहले वांग चुन को गुस्से में कोस रही थी। जब टोंग याओ ने वित्तीय समाचार चैनल बदला तो उनका ध्यान झाओ वेनकाई के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर गया। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने अपने शेयर बेच दिए थे और कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। अब कंपनी का प्रबंधन तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक सन चेंगक्सियो द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में झाओ वेनकाई डॉल्फिन ग्रुप के अध्यक्ष बन गए और एक रियल एस्टेट टाइकून के रूप में उभरे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने दावा किया कि वह सी चेन के लिए कभी भी घर हथिया सकता है, क्योंकि संपत्तियों का नवीनतम बैच वास्तव में उसकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और पूर्वी उपनगरों में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने की योजना भी चल रही थी, जो डॉल्फिन समूह से ही संबंधित है। इतने बड़े पैमाने के ऑपरेशन रातों रात पूरे नहीं हो सकते थे। जाहिर है, ये काफी समय से झाओ वेनकाई की योजना का हिस्सा था। वास्तव में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उस समय झाओ वेनकाई होटल के कमरे में सोफे पर बैठे अपने बारे में खबरें देख रहे थे। बाथरूम से पानी बहने की आवाज गूंज रही थी। उनकी पैनी नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वे गहरी सोच में डूबे हुए हों। कुछ देर बाद बाथरूम में पानी की आवाज बंद हो गई। बाथरोब पहने और शर्माती हुई लिन मान बाहर आए। ये देखकर कि झाओ वेनकाई का ध्यान अभी भी टीवी पर है, उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए फिसलने का नाटक किया। हालांकि झाओ वेनकाई ने उसकी तरफ मुश्किल से ही देखा और उसे सहारा देने के लिए आगे भी नहीं बढ़े। हार न मानने की इच्छा से लिन मान टेलीविजन के सामने आ गई और वांग चुन के लहजे में उसे अकाए कहकर पुकारा। झाओ वेनकाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चाहे सार्वजनिक रूप से हो या निजी तौर पर, आप मुझे केवल श्री झाओ कहकर ही बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन मान थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने प्यार से झाओ वेनकाई को देखा और धीरे से उसकी टाई को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। झाओ वेनकाई के साथ बिताए समय के दौरान उसने एक बात गौर की, झाओ वेनकाई हमेशा उनके मिलन के बाद स्नान करता था, लेकिन कभी पहले नहीं। इससे उसे यह विश्वास हो गया कि झाओ वेनकाई उसके हर निशान को मिटाना चाहता था। एक बार जब झाओ वेनकाई नहा रहे थे तो उसने उनके कपड़ों पर इत्र छिड़क दिया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप झाओ वेनकाई ने उसे डांट लगाए और चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे पछतावा होगा। उन्होंने अपने ड्राइवर से कपड़ों का एक नया सेट भी भिजवाया। इन सब बातों के अलावा झाओ वेनकाई जब भी उससे मिलता कभी रात नहीं रुकता था। उससे उसकी मुलाकातें हमेशा संक्षिप्त होती थीं, मानो कोई काम पूरा कर रहा हो। वह खुद को एक पल के लिए भी रोमांस में डूबने नहीं देता था। मैंने तुम्हें इस बार इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ काम देना है। झाओ वेनकाई ने लिन मान का भटकता हुआ हाथ पकड़कर उसे बैठने और बात करने का इशारा किया। पहली मुलाकात के बाद झाओ वेनकाई आमतौर पर उसे सीधे होटल ले जाता था। अक्सर वह झाओ रोनवेई की हालत के बारे में पूछता और फिर मुलाकात के बाद चला जाता। उसकी बातें शायद ही कभी 10 वाक्यों से ज्यादा होती थीं। ये पहली बार था जब वह उससे बात करने के लिए मिलने आया था। झाओ वेनकाई क्या बात करना चाहता है, यह न जानते हुए लिन मान आज्ञाकारी होकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैंने झाओ कॉर्पोरेशन में अपने सभी शेयर बेच दिए हैं। फिलहाल मेरे चाचा कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, लेकिन चूंकि वे अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए कंपनी का प्रबंधन दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक सन चेंगक्सियो द्वारा किया जा रहा है। इस समय झाओ वेन्यू बहुत चिंतित होंगे, क्योंकि जब तक मेरे चाचा की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनके पास शेयरों को विरासत में पाने और कंपनी का कार्यभार संभालने का कोई रास्ता नहीं है। उसके होठों पर व्यंग्य की हल्की सी मुस्कान थी, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब उसके पास 2 विकल्प हैं, या तो मेरे चाचा के जागने और कंपनी का कार्यभार संभालने का इंतजार करे, जिसमें वह युवराज की भूमिका निभाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि मेरे चाचा की मृत्यु हो जाए, जिससे वह संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके और सम्राट बन जाए। लिन मान झाओ वेनकाई के इरादों को समझ नहीं पा रही थी। मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा लग रहा था मानो इस सब का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। झाओ वेनकाई ने कहा, झाओ वेन्यू और फोंग शियोजिन को मेरे चाचा के इलाज को छोड़ने के लिए उकसाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन मान को समझ नहीं आ रहा था कि झाओ वेनकाई ऐसा क्यों करना चाहता है। क्या वह तुम्हारा चाचा नहीं है?
हालांकि वह अभी कोमा में है, लेकिन अगर उसका दिमाग काम करना बंद नहीं करता है तो उसके होश में आने की अभी भी संभावना है। चूंकि झाओ वेनकाई ने कंपनी के सभी शेयर पहले ही बेच दिए थे, इसलिए संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। उसे अचानक वार्ड में झाओ वेन्यू की कही बात याद आ गई और उसे गहरा सदमा लगा। क्या झाओ रोनवेई की कार दुर्घटना का संबंध वास्तव में झाओ वेनकाई से हो सकता है? लिन मान चिंतित हो गई। वह झाओ वेनकाई के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी और उसने कभी किसी अवैध गतिविधि में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। झाओ वेनकाई ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उस संभावना को असंभवता में बदलना चाहता हूं। लिन मान को कुछ पूछने ही वाली देखकर उसने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, कम जानना तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम एक नज़ हो, बस कुछ शब्द बोलो और वे दूसरों के हजारों शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काफी सोच विचार करने के बाद लिन मान ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर वह केवल आग में घी डालती है और फॉन्ग शियुजिंग और झाओ वेन्यू के सामने कुछ शब्द बोल देती है तो भले ही वे इलाज छोड़ने का फैसला करें, यह उनका अपना निर्णय होगा और इसमें उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर वह इसका हिस्सा बनने जा रही थी तो उसे बदले में कुछ चाहिए था। मैं अब अस्पताल में काम नहीं करना चाहता। यह मामला खत्म होने के बाद मैं अस्पताल से इस्तीफा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओगी। यह मामला सुलझने के बाद लिन मान अस्पताल में ज्यादा काम की नहीं रहेगी। वह उसे अपनी निगरानी में रखना चाहता था। झाओ वेनकाई को हर चीज अपने नियंत्रण में रखना पसंद था। लिन मान की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। समझौता हो जाने के बाद झाओ वेनकाई तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं अब घर जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि यह काम जल्दी पूरा हो जाए। लिन मान की नज़र में झाओ वेनकाई कभी भी अंतरंगता के प्रति उत्साही नहीं था, इसलिए उसके अचानक चले जाने पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने होटल में चैन से नींद ली और अगले दिन अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने उसे तुरंत एक तरफ बुलाकर शिकायत की, जब आप बाद में झाओ रोनवेई को पोषक तत्वों का इंजेक्शन देने जाएं तो सावधान रहें। झाओ वेन्यू फिर से नखरे दिखा रहा है। वह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, बिना किसी कारण के अपना आपा खो बैठा है और डॉक्टर सी पर मुकदमा करने की धमकी दे रहा है। मुझे समझ आ गया, तुम पहले जाकर आराम करो। लिन मान पोषक घोल हाथ में लिए वार्ड के दरवाजे तक गई। जैसा उसे शक था, उसे अंदर झाओ वेन्यू के गुस्से की आवाज सुनाई दी। लिन मान को अंदर आते देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ये सब क्या कर रही हो? जल्दी करो और मेरे पिताजी को उनका पोषक घोल दो और डॉक्टर को बुलाओ। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कब होश में आएंगे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर इस बार मुझे साफ जवाब नहीं मिला तो कल मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दूंगी। तुम फिर से नस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? फॉन्ग शियुजिंग अपने बेटे के लगातार नखरों से तंग आ चुकी थी। जब से उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसका बेटा पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था, हर कुछ दिनों में बीमार पड़ जाता था। वह खुद भी बीमारी की कगार पर पहुंच चुकी थी। झाओ वेन्यू ने झुंझलाहट में पैर पटकते हुए कहा, माँ, आप इतनी शांत कैसे रह सकती हैं? अब जब झाओ वेनकाई ने अपने शेयर बेच दिए हैं तो कंपनी पर बाहरी लोगों का दबदबा हो गया है। अगर पिताजी नहीं जागे तो कंपनी का झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस बारे में बात करते हुए फॉन्ग शियुजिंग भी अविश्वास में थी। अगर उसने कल रात खबर न देखी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भतीजे ने वास्तव में कंपनी के शेयर बेच दिए हैं। इतना महत्वपूर्ण मामला था, फिर भी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, यहां तक कि इसका जिक्र भी नहीं हुआ। हालांकि फॉन्ग शियुजिन जानती थी कि उसका भतीजा कुछ गलत करने की फिराक में है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह एक साधारण गृहिणी थी जिसे व्यापार की कोई समझ नहीं थी। अब क्या करें? झाओ वेन्यू पूरी तरह से हताश था। वेंटिलेटर पर लेटे झाओ रोनवेई को घूरते हुए उसने शिकायत की, पिताजी अब न तो जीवित हैं और न ही मृत। वे किसी भी चीज का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने मुझे शेयर भी हस्तांतरित नहीं किए। कंपनी के शेयरधारक मुझे गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। उसने झाओ वेनकाई के सामने नखरे दिखाने और हंगामा करने की हिम्मत की, क्योंकि झाओ वेनकाई उसका चचेरा भाई था। लेकिन कंपनी के शेयरधारकों के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। उस समय सन चेंगक्सू ने अभी अभी कंपनी का कार्यभार संभाला था और वह खातों को निपटाने की प्रक्रिया में थी। जहां तक उसकी बात है, वह कंपनी में एक निकम्मा कर्मचारी था। यहां तक कि सबसे छोटा कर्मचारी भी उसे महत्व नहीं देता था, भले ही उसका परिवार सबसे बड़ा शेयरधारक था। उसे यह अपमान क्यों सहना चाहिए? लेकिन तुम्हारे पापा अभी कुछ देर तक नहीं उठ पाएंगे।
चिंता में डूबी फोंग शियुजिंग ने बहुत सोचा लेकिन उसे कोई हल नहीं सूझा। झाओ वेन्यू ने झाओ रोनवेई को देखा, उसके मन में एक विचार आया, लेकिन उसने उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति उसका जैविक पिता था। जब तक बात उस हद तक नहीं पहुंच जाती, वह ये कदम नहीं उठाना चाहता था। उस समय लिन मान, जो झाओ रोनवेई को पोषण दे रही थी, ने धीरे से कहा, किसी बेहोश व्यक्ति के होश में आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर वे हो भी जाते हैं तो शायद पूरी तरह से ठीक न हो। चिकित्सीय मामलों में जहां बेहोशी की हालत में पड़े व्यक्ति होश में आते हैं, वे आमतौर पर मनोभ्रंश की स्थिति में होते हैं, जिनमें स्वयं की देखभाल करने की क्षमता नहीं होती। ये सुनकर फोंग शियुजिंग की दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गई। हताशा में उसने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पति जाग भी गए तो भी वे कंपनी को संभाल नहीं पाएंगे? संभवतः यही मामला है, लिन मान ने उत्तर दिया। इस खबर ने फोंग शियुजिंग और उसके बेटे की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से तोड़ दी। बिस्तर पर बेहोश पड़े झाओ रोनवेई को देखकर झाओ वेन्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पीस लिए। माँ, चलो पापा का इलाज करना बंद करते हैं, उसने सुझाव दिया। ये सुनकर फोंग शियुजिंग ने गुस्से में तुरंत कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे अपने पिता बिस्तर पर लेटे हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें ऐसा विद्रोही विचार कैसे आ सकता है? मुझे पता है कि वो मेरे जैविक पिता हैं। यह फैसला लेना झाओ वेन्यू के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अब पापा और मरे हुए आदमी में क्या फर्क है, सिवाय इसके कि वो वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हैं। अगर वो ठीक हो सकते तो बेशक मैं उन्हें ठीक होते देखना चाहता, लेकिन जैसा कि तुमने अभी सुना, उनके होश में आने की संभावना बहुत कम है। अगर वो होश में आ भी गए तो वो बोझ ही होंगे। झाओ वेन्यू के बोलते ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। एक उग्र जानवर की तरह उसकी आंखें लाल हो उठी। आप कंपनी की मौजूदा स्थिति जानते हैं। अगर चीजें इसी तरह खींचती रहीं तो कंपनी जल्द ही किसी और के हाथ में चली जाएगी। इलाज छोड़ने पर ही मैं पिताजी के शेयर का हकदार बन सकता हूं और कंपनी का कार्यभार संभाल सकता हूं। फोंग शियुजिंग जानती थी कि उसका बेटा सच कह रहा है। फिर भी उसकी हिचकिचाहट बिस्तर पर लेटे उस व्यक्ति से जुड़ी थी, जिससे उसकी शादी को 20 साल से अधिक हो चुके थे। वह उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और जवाब देते समय वह हकलाने लगी। तुम्हारे पिताजी के पास कंपनी के शेयर हैं। भले ही कंपनी का प्रबंधन दूसरों द्वारा किया जा रहा हो, फिर भी हमें हर साल अच्छी खासी रकम मिलती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम चेयरमैन के पद पर हैं या नहीं? हताशा में आकर झाओ वेन्यू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, झाओ वेनकाई ने अचानक शेयर बेच दिए हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से खाली कर दिया है। अगर मैं अभी कंपनी का जिम्मा नहीं संभालती तो हम भारी कर्ज में डूब सकते हैं। शुरू में झाओ वेन्यू इन विचारों को जाहिर करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अब जब उसने ये शब्द कह दिए थे तो उसने अपना मन बना लिया था। उसे अपनी मां को इलाज छोड़ने के लिए मनाना ही होगा, अन्यथा यदि उसके पिता को पता चल जाए कि उसने इलाज बंद करने का सुझाव दिया था तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। ये सोचकर झाओ वेन्यू ने कठोर हृदय से झाओ रोनवेई के छिपे हुए राज खोल दिए। माँ, क्या आपको लगता है कि आपका और पिताजी का रिश्ता अच्छा था? सच कहूं तो उन्होंने कभी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया। आपको बस पता नहीं था। उनका कंपनी की सचिव के साथ नाजायज संबंध था। मैंने खुद देखा था। उस समय मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगी। उनका जो एक्सीडेंट हुआ वह उसी महिला को लेने जाने के कारण हुआ था। वह आपकी पीठ पीछे उसे अक्सर आलीशान जगहों पर ले जाता था, यहाँ तक कि ग्राहकों से भी साथ में मिलता था। वह बस आपसे यह बात छुपा रहा था। अगर मैं समय पर समझदार न हुई होती तो अब तक उसकी पत्नियां कई और बच्चों को जन्म दे चुकी होती। क्या तुम्हारे पिताजी का बाहर किसी महिला से संबंध था? फोंग शियुजिंग सदमे से कांप उठी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कंपनी में सबको पता है। तुम ही हो जो उस पर भरोसा करते हो और उसके कामों पर सवाल नहीं उठाते। ये सब सच था। झाओ वेन्यू हमेशा से झाओ रोनवेई के दबाव में रहा था। मामलों में उसकी बात सीमित होने के कारण वह अपने पिता के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे तो घर के सारे फैसले वही ले रहा था। अब जबकि झाओ वेनकाई जा चुका है, शेयर मिलते ही वह कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा और कंपनी में हर कोई उसके प्रति जवाबदेह होगा। एक बच्चे का अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होने का एहसास बेहद रोमांचक था। झाओ वेन्यू ये साबित करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कंपनी के प्रबंधन में वह झाओ वेनकाई से किसी भी तरह से कमतर नहीं होगा।
तू बूढ़ा कमीना, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरी पीठ पीछे ये सब किया। तुझे धिक्कार है। क्रोधित होकर फोंग शियुजिंग ने उस बिस्तर पर मुक्का मारा जहां झाओ रोनवे लेटा हुआ था। उसने घर चलाने के लिए अथक परिश्रम किया था और उसमें उसे धोखा देने की इतनी हिम्मत थी। श्रीमती झाओ, ज्यादा भावुक मत होइए। लिन मान ने जल्दी से फोंग शियुजिन को एक तरफ खींच लिया। झाओ वेन्यू भी उनका समर्थन करने के लिए आगे आया और बोला, माँ, अब आपको पता चल गया होगा कि पापा किस तरह के इंसान हैं, है ना? इस दुनिया में अपने बेटे के सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा खून का रिश्ता अटूट है। जब तक मुझे पापा के शेयर विरासत में मिलते रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने बिस्तर पर लेटी झाओ रोनवेई की ओर एक नजर डाली और कहा, पिताजी ने पहले तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने सब कुछ देखा। पिताजी की मृत्यु के बाद तुम अकेली रहोगी। हमारा परिवार संपन्न है। तुम्हें कैसा साथी नहीं मिल सकता? अगर पिताजी को मिल सकता था तो तुम्हें कोई कम उम्र का साथी क्यों नहीं मिल सकता? लिन मान को अभी भी वहीं देखकर फोंग शियुजिंग ने गुस्से से अपने बेटे को थप्पड़ मारा और डांटते हुए कहा, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? उसका पति अभी भी जीवित था। माँ और बेटे के बीच हुई बातचीत के दौरान लिन मान को इस परिवार के प्रति घृणा के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ वेनकाई झाओ वेन्यू को इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। झाओ वेन्यू की बुद्धि का स्तर इतना कम था कि वह झाओ वेनकाई के जूते पकड़ने के भी लायक नहीं था। यही एक कारण था कि वह झाओ वेनकाई का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यदि उसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना ही था तो वह भिक्षुणी बनना ही बेहतर समझती। बिना किसी प्रयास के ही झाओ वेन्यू ने हार मानने का सुझाव देने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। ये देखकर कि फोंग शियुजिंग अभी भी हिचकिचा रही थी और कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, झाओ वेन्यू ने आग्रह किया, माँ, अब और दुविधा मत करो। पहले पिताजी को घर ले आओ और उनकी देखभाल के लिए एक नजर रख लो। आगे क्या होगा यह उन पर निर्भर करेगा। उसका जीना या मरना ये तो उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। उसे अस्पताल में जबरदस्ती रखना भी एक तरह की यातना है। फोंग शियुजिंग ने कुछ देर तक झाओ रोनवेई को घूर कर देखा, अपने बेटे की कही बातों पर विचार किया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। अपने पति की दुर्घटना के बाद से फोंग शियुजिंग प्रतिदिन उनकी देखभाल में जुटी रहती थी और एक पत्नी के रूप में अपने सभी दायित्वों को बखूबी निभाती थी। लेकिन अपने पति के सचिव के साथ अफेयर का खुलासा होते ही वह अंदर तक हिल गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी शक्ति छिन गई हो और वह कांपने लगी। वह अस्पताल में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। उसका बेटा सही कह रहा था। अगर उसका पति जाग भी जाता तो भी उसे दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी देखभाल करनी पड़ती। बेहतर होता कि वह मर जाता। शायद ये कार दुर्घटना उसके लिए ईश्वर का दंड थी। फोंग शियुजिन के हार मानने की बात सुनकर झाओ वेन्यू थोड़ा शांत हुआ और उसे लिनमान अधिक सहज लगी। उसने सिर ऊंचा करके कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें बात करना आता है। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। लिन मान ने अपना सामान समेटा और वार्ड से चली गई। कमरे में केवल झाओ वेन्यू ही बचा था। बिस्तर पर लेटे झाओ रोनवेई को देखकर उसे अचानक थोड़ा डर लगा, मानो वह भाग जाना चाहता हो। उसे अजीब सी अनुभूति हुई कि उसके पिता ने उसकी पिछली बातचीत सुन ली थी। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, पिताजी, मुझे दोष मत दीजिए। मैं भी इलाज छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप मौजूदा हालात जानते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही खींचते रहे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आप नहीं चाहते कि जिस कारोबार के लिए हमने इतनी मेहनत की है वह बर्बाद हो जाए, है ना? अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे दोष मत दीजिए। जितनी जल्दी हो सके पुनर्जन्म लीजिए। मैं भविष्य में आपके लिए और भी कागजी नोट जलाऊंगा और आपकी सेक्रेटरी जैसी किसी कागजी आकृति को भी जला दूंगा। मुझे पता है कि आप उस लड़की को बहुत पसंद करते थे। कुछ देर तक मन ही मन बातें करने के बाद भी झाओ वेन्यू का डर कम नहीं हुआ। उसे लगा कि पूरा वार्ड ही अशुभ और डरावना है, और अधिक देर तक रुक न पाने के कारण वह झाओ रोनवेई को अस्पताल से छुट्टी दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दौड़ पड़ा। झाओ वेन्यू द्वारा झाओ रोनवेई को अस्पताल से छुट्टी दिलवाने की इच्छा जानकर सी चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसे धनी परिवारों के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए निजी डॉक्टर रखना बिल्कुल संभव था। अब मरीज की हालत स्थिर थी और उसे घर वापस भेजा जा सकता था। आखिर कोई नहीं बता सकता कि वह कब होश में आएगा। उसने झाओ वेन्यू को अस्पताल से छुट्टी के बाद ध्यान रखने योग्य कुछ बातों और झाओ रोनवेई की वर्तमान स्थिति के बारे में याद दिलाया।
लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, झाओ वेन्यू ने अधीरता से बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर आप में वाकई क्षमता है तो मेरे पिताजी को जगा दीजिए। अगर आप उन्हें नहीं जगा सकते तो चमत्कार करने का नाटक करना बंद कीजिए। मैं उनके इलाज के लिए एक बेहतर डॉक्टर ढूंढ लूंगी। और आप शुक्र मनाए कि मैंने आप पर मुकदमा नहीं किया। इतना कहकर उसने सी चेन को घूर कर देखा, मुड़ा और तेजी से चला गया। कितना घटिया अस्पताल है, घटिया डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। उन्हें झाओ वेनकाई की सलाह मानकर दूसरे अस्पताल में भर्ती करा लेना चाहिए था। अगर उस दिन स्थानांतरण में देरी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो जाती तो आज हालात इतने पेचीदा नहीं होते। अगर वह अपने पिता को अभी घर ले भी आता तो भी उसे नहीं पता था कि उनके पिता कब तक जीवित रह पाएंगे। शेयरों का अधिग्रहण करना भी आसान नहीं था। झाओ वेन्यू ने झाओ रोनवेई के अस्पताल से छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी की और लगभग उसी समय लिन मान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और घर चली गईं। रास्ते में उन्होंने झाओ वेनकाई की कंपनी को फोन करके झाओ वेनवेई की छुट्टी की सूचना दी। झाओ वेनकाई इस खबर से अचंभित नहीं दिखे। उनके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। बहुत बढ़िया, कुछ दिन घर पर आराम करो, मैं तुम्हारे काम का इंतजाम कर दूंगा। लिन मान बेचैन हो गई, मैं आपकी कंपनी में कब काम कर पाऊंगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और झाओ वेनकाई को काम पूरा करने में मदद की थी। मानो उसकी अहमियत कम हो गई थी। अगर झाओ वेनकाई अब उसे दूर कर देता तो वह पूरी तरह से बेबस हो जाती। अगर वह वांगचुन से शिकायत भी करती तो भी उसे कोई फायदा नहीं होता। न ही झाओ वेनकाई उसे आसानी से छोड़ने वाला था। लिन मान को एहसास हुआ कि झाओ वेनकाई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। झाओ वेनकाई ने जवाब में एक सवाल पूछा, आपने तीसरे अस्पताल में काम करना क्यों छोड़ दिया और पहले अस्पताल में काम करना क्यों शुरू कर दिया। लिन मान थोड़ी देर के लिए घबरा गई और झूठ बोलने ही वाली थी, लेकिन झाओ वेनकाई एक कदम आगे था और उसने कहा, क्या ये सी चेन की वजह से है। जब से झाओ वेनकाई को पता चला कि टोंग याओ लिन मान की चचेरी बहन है, तब से वह लिन मान के अतीत की छानबीन कर रहा था, जिसमें शियान के साथ उसका रिश्ता भी शामिल था। लिन मान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, श्री झाओ, सी चेन ने मुझे पहले बचाया था और टोंग याओ के साथ मेरी हमेशा से अनबन रही है। मैं बस उनसे बदला लेना चाहती थी। मुझे सी चेन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम सी चेन को पसंद करते हो या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। झाओ वेनकाई के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में हिसाब किताब भरा था। मैं बदला लेने वाला इंसान हूं। सी चेन ने मुझे नाराज किया है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी आसान हो। तुम सी चेन की मां से संपर्क में हो, है ना? उस जोड़े का कोई बच्चा नहीं है। वहीं से शुरुआत करो और उनके परिवार में बवाल खड़ा करो। अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लैट दे दूंगा। जैसे को तैसा, यही झाओ वेनकाई का पक्का तरीका था। जो भी उसे नाराज करता उसे कीमत चुकानी पड़ती थी। लिन मान का दिल खुशी से उछल पड़ा, तो मुझे बस इतना करना है कि उनके पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दूं। वह पहले से ही टोंग याओ से नफरत करती थी। अब उसे टोंग याओ और सी चेन को अलग करने के लिए कहा जा रहा था और बदले में उसे एक कॉन्डो भी मिल रहा था। भला वह ऐसा क्यों न करे। अगर वह झाओ वेनकाई के लिए सफलतापूर्वक बच्चा पैदा करने में असफल भी हो जाती है और वह उसे घर से निकाल देता है, तब भी एक कॉन्डो का मालिक होना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। झाओ वेनकाई ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम उन्हें मारने की योजना बना रहे हो? लिन मान चौंक गई और सहज रूप से विरोध करते हुए बोली, मैं किसी को मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। वह टोंग याओ से नफरत करती थी और उससे ईर्ष्या करती थी, लेकिन वह उसे जान से मारने की हद तक नहीं पहुंची थी। झाओ वेनकाई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम होशियार हो। तुम्हें पता है क्या करना है ना? जैसे ही उनका तलाक हो जाता है, घर तुरंत तुम्हारा हो जाएगा। मैं समझता हूँ। फोन रखने के बाद लिन मान कुछ देर तक फोन बूथ में खड़ी रही, फिर उसने लिन फेगियन के घर का नंबर डायल किया। लिन फेगियन ने काफी समय से लिन मान से बात नहीं की थी, इसलिए लिन मान की आवाज सुनकर वह बहुत खुश हुई। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद लिन मान ने बातचीत का रुख टोंग याओ की ओर मोड़ दिया और ऐसा दिखावा किया कि उसे अभी अभी पता चला है कि टोंग याओ उसकी चचेरी बहन है और उसकी स्थिति के बारे में चिंता जताने लगी। आंटी लिन, मेरी चचेरी बहन को कुछ समय से गर्भधारण करने में असमर्थता हो रही है। वह 6 महीने से डॉक्टरों को दिखा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उसे चिकित्सा उपचार के अलावा कुछ अन्य तरीके भी आजमाने चाहिए। जब संतानोत्पत्ति की बात आई तो लिन फेगियन ने आह भरते हुए कहा, मैंने याओ याओ को एक लोक औषधि भेजी थी।
यहाँ कई लोग इस औषधि से ठीक हो चुके हैं, लेकिन याओ याओ इसे आजमाने को तैयार नहीं थी। सी चेन ने तो मुझे फोन करके डांट भी लगाए और कहा कि मैं इस मामले में दखल ना दूं। नया साल नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। मैंने सुना है कि वे जल्द ही वापस आ रहे हैं, तो हम तब इस बारे में बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेटा होशियार और पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का है, उसे परिवार का भविष्य संजोना होगा। अभी वह छोटा है, इसलिए पत्नी कुछ समय के लिए इस बात को नजरअंदाज कर सकती है। अगर 1 साल बाद भी बच्चा नहीं होता, तो भी सारी कोशिशें शुरू करने में देर नहीं होगी। लिन मान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, याओ याओ बचपन से ही जिद्दी रही है, किसी की सलाह नहीं सुनती और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जैसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसे दंपत्ति भी आते हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। अस्पताल जाने से भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वे रिश्तेदारों के बच्चों को कुछ समय के लिए घर ले आते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके साथ 1-2 महीने रहने के बाद ही वे गर्भवती हो जाती हैं। हालांकि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, बल्कि विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। क्या आपके यहाँ भी ऐसी कहावतें प्रचलित हैं? लिन फेगियन को लगा कि यह तो केवल ग्रामीण इलाकों की मान्यता है। उसने क्योटो जैसे बड़े शहर में इसके अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी। आंटी लिन, क्या आपने भी इसके बारे में सुना है? लिन मान आश्चर्यचकित होकर बोली, लगता है यह अंधविश्वास नहीं है। ये सचमुच काम कर सकता है, वरना यह मान्यता इतनी व्यापक रूप से नहीं फैलती। कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं है? लिन फेगियन हमेशा से इस तरीके को आजमाना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि टोंग याओ और सी चेन बहुत व्यस्त हैं। यकीनन उनके पास बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं होगा, और साथ ही कोई उपयुक्त बच्चा भी नहीं था जिसे वे ला सकें। अब जब लिन मान ने इस विषय को उठाया, तो वह एक बार फिर से इसमें रुचि लेने लगी। ये देखकर कि उसकी बात समझ में आ गई है, लिन मान ने जानबूझकर कहा, आंटी लिन, असल में मैं दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन टोंग याओ मेरी चचेरी बहन है और डॉक्टर सी ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं चाहती हूं कि उनका जीवन सुखमय हो। इसलिए उम्मीद है कि आप यह नहीं सोचेंगी कि मैं दखलंदाजी कर रही हूं। लिन फेगियन ने झट से कहा, तुम क्या बात कर रही हो? शियाओ चेन ने तुम्हें बचाया और तुम याओ याओ की चचेरी बहन हो, ये तो किस्मत की बात है। तुम उनके बारे में चिंतित हो बस। आसपास कोई उपयुक्त बच्चा नहीं है। क्या आपके छोटे बेटे के अभी अभी बच्चा नहीं हुआ? लिन मान ने पूछा, आपके छोटे बेटे का बच्चा शायद डॉक्टर सी की नज़र में उसके अपने बच्चे जैसा ही है, और यह बच्चा लड़का है। भले ही डॉक्टर सी उसकी देखभाल न करना चाहें, लेकिन जब उनका भतीजा आएगा तो उन्हें कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने छोटे बेटे और उसकी पत्नी से बात कर लें, तो मुझे विश्वास है कि बात बन जाएगी। लिन फेगियन को पहले लगा था कि पोता बहुत छोटा है, लेकिन अब लिन मान की बातों के बाद उसकी दिलचस्पी बढ़ गई है। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने फोन रख दिया। लिन मान संतुष्ट होकर घर लौटी। अब उसके द्वारा शुरू की गई आग को बुझाने की जिम्मेदारी लिन फेगियन पर थी। लिन मान के दखल से बेखबर टोंग याओ वेन यून के साथ एक शाखा की दुकान में दोपहर का भोजन कर रही थी। उसके माता पिता के दुकान में काम शुरू करने के बाद वे दिन भर व्यापार में व्यस्त रहते थे, इसलिए अगर टोंग याओ को उनके साथ भोजन करना होता था तो उसे शाखा में आना पड़ता था। वह असहाय और साथ ही साथ सुकून महसूस कर रही थी, ये जानते हुए कि टोंग याओ ने अभी तक घर नहीं खरीदा था। टोंग याओहुई ने बहुत पहले तैयार किए गए घर के नक्शे निकाले। ये नक्शे टोंग याओ की पिछली आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे। इसे बनाने में एक सामान्य घर से अधिक लागत आती है, लेकिन यह अधिक व्यावहारिक भी है। टोंग याओहुई ने कहा, चूंकि हमने कोई व्यावसायिक मकान नहीं खरीदा है, इसलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही किसी को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहूंगा और उपनगरों में घर को जल्द से जल्द बनवा लूंगा। हालांकि वेन यून को लगा कि अभी निर्माण शुरू करना कुछ जल्दबाजी होगी। नया साल आने में बस 20 दिन से थोड़ा ही ज्यादा समय बचा है। क्या अभी निर्माण शुरू करना बहुत जरूरी नहीं है? मुझे लगता है कि नए साल के बाद शुरू करना बेहतर होगा। टोंग याओहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, हर दिन बदलती नीतियों और क्योटो के तेजी से विकास को देखते हुए निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करना बेहतर है। मैंने सुना है कि जिस रिहायशी इमारत में शियाओ चेन अभी रहता है, उसे कुछ सालों में गिरा दिया जाएगा। अगर हमने जल्द ही घर नहीं बनवाया तो वे कहाँ रहेंगे? वेन यून ने कहा, क्या हमारा घर अब भी रहने लायक नहीं है? हमारी एक ही बेटी है, याओ याओ।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि विवाहित महिला अपने माता पिता के घर लंबे समय तक नहीं रह सकती। वे हमारे घर में रह सकती हैं, मैं उनके लिए स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ जिससे उन्हें पोषण मिलेगा। टोंग याओहुई ने गंभीरता से कहा, हमारा घर उनके अस्पताल की आवासीय इमारतों से भी पुराना है। ये और कितने साल टिक पाएगा? अगर हमने जल्द ही उपनगरों में घर नहीं बनवाया, तो कुछ ही सालों में हमें किराए का घर लेना पड़ेगा। टोंग याओहुई ने पिछले कुछ वर्षों में क्योटो में आए बदलावों को देखा था। शहर तेजी से बढ़ रहा था और उपनगर लगातार फैल रहे थे। शहर के पुराने मकानों को गिराकर दोबारा बनाया जा रहा था। उनका मकान भी गिरने की कगार पर था। बेटी की योजना के अनुसार उपनगरों में जमीन को जल्द से जल्द तैयार करवाएं, साथ ही कारखाने और किराए के मकान भी बनवाएं। इस तरह दोनों तरफ से कमाई होगी, आय स्थिर रहेगी और ये दूध की दुकान चलाने से कहीं बेहतर है। प्रतिस्पर्धी दुकानों के आने के बाद से मिल्क टी शॉप का कारोबार काफी कम हो गया है। हालांकि यह अभी भी लाभदायक था, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ये दुकान देर सवेर बंद हो ही जाएगी। रियल एस्टेट अधिक स्थिर था और इसकी कीमत तेजी से बढ़ती थी। ये सुनकर टोंग याओ आश्चर्यचकित रह गई और बोली, पिताजी, मुझे लगा कि आप बस अपने भुने हुए शकरकंद बनाने में व्यस्त हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी सारी चीजों पर विचार करेंगे। आपकी सोच इतनी व्यापक है। उन्होंने तो कुछ वर्षों में घर के ध्वस्त हो जाने के बारे में भी सोचा था। दरअसल टोंग याओहुई की बात सही थी। उनका घर पुराना था और कुछ वर्षों में आसपास के क्षेत्र के नवीनीकरण के कारण उनका घर निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। टोंग याओहुई इस प्रशंसा से बेहद खुश थी। एक बार जब घर गिरा दिया जाएगा, तो हम मुआवजे का उपयोग आपके और शियाओचिन के लिए अस्पताल के पास एक घर खरीदने के लिए कर सकते हैं। वेन युन ने टोंग याओहुई को घूरते हुए कहा, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम्हें चापलूसी सुनना उतना ही अच्छा लगने लगता है। और उसने टोंग याओ से कहा, आजकल तुम्हारे पिताजी इतने खुश हो जाते हैं कि अगर कोई उनकी थोड़ी सी भी तारीफ कर दे तो वो अपनी पैंट भी उतार देंगे। जब कोई लड़की शकरकंद खरीदने आती है और उनसे बातें करती है, तो वो खुशी से झूम उठते हैं। टोंग याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी माँ को जलन हो रही थी। टोंग याओहुई ने गुस्से से भरे चेहरे से जवाब दिया, हमारी बेटी के सामने तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? वे सामान खरीदने आए हैं, जाहिर है मुझे उनसे दोस्ताना व्यवहार करना ही होगा। ये तो एक व्यावसायिक मार्केटिंग तकनीक है। ठीक है, यह मार्केटिंग की तरकीब है, मैं बस संकीर्ण सोच वाली हूँ। वेन युन ने उसे घूरकर देखा और बोलना बंद कर दिया। वह खाने लगी, जाहिर तौर पर रूठी हुई थी। टोंग याओहुई ने बेबसी से कहा, अपनी माँ की बकवास मत सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि उपनगरों में निर्माण शुरू करने का सही समय कब है? हालांकि टोंग याओहुई नव वर्ष से पहले निर्माण कार्य शुरू करने के पक्ष में थे, फिर भी वे टोंग याओ के फैसले का सम्मान करना चाहते थे। आखिरकार भविष्य में ये सब उनकी बेटी और दामाद को ही संभालना होगा। वे उम्र में बड़े हैं और युवा पीढ़ी के मामलों पर हमेशा नियंत्रण नहीं रख सकते। जब वे गंभीर विषयों पर बात करने लगे, तो टोंग याओ ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, पिताजी, मुझे भी लगता है कि नए साल से पहले निर्माण शुरू करना ज्यादा उचित रहेगा। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम इसे किराए पर दे सकेंगे। अगर हमारा घर सचमुच गिर जाता है, तो हमारे पास रहने की जगह होगी और हमें किराए पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक अगर दूध वाली चाय की दुकान नहीं चल पाई, तो आप अपने पोते के साथ मकान मालिक बन सकते हैं। हर जगह चाबियां अपने पास रख सकते हैं और किराया वसूल सकते हैं। वह एक आरामदेह जीवन होगा, है ना? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें स्थिरता चाहिए होती है। टोंग याओ नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को बुढ़ापे में अपना घर न होने के कारण किराए के मकान में रहना पड़े। कितनी मीठी बातें करती हो। वेन युन अपनी बेटी की बातों पर हंस पड़ी और उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने भारी मन से कहा, तुम्हारे पिता और मैं बूढ़े हो रहे हैं और लंबे समय तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जब तुम और शियाओचेन का बच्चा होगा, तब हम तुम्हारे बच्चे की देखभाल पर ध्यान देंगे और तुम दोनों अपने करियर पर ध्यान दे सकती हो। टोंग याओहुई ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, शियाओचेन चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। उसकी पत्नी होने के नाते आपको उसे रोकना नहीं चाहिए। एक बार हमारा उपनगरीय घर बन जाए तो उससे ही हम सबका गुजारा हो जाएगा। हमें शियाओचेन के करियर में पूरा सहयोग देना चाहिए। टोंग याओहुई की नज़र में चिकित्सा के क्षेत्र में सी चेन की संभावित उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय थीं और किसी भी राशि का पैसा उनकी तुलना नहीं कर सकता था। चूंकि उनमें इस क्षेत्र में योग्यता है, इसलिए उन्हें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। टोंग याओ ने थोड़ी निराशा के साथ आपत्ति जताई, पिताजी, ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण है।
आप केवल आचेन के करियर का समर्थन कर रहे हैं और मुझसे इसके लिए त्याग करने को कह रहे हैं। लेकिन मेरी भी करियर संबंधी आकांक्षाएं हैं। क्या होगा अगर हम में से एक चिकित्सा क्षेत्र में काम करे और दूसरा पैसा कमाने के लिए संघर्ष करे? भविष्य में हम दोनों को प्रसिद्धि और धन मिल सकता है। कम से कम 35 साल की उम्र तक तोंग याओ ने घर पर रहने वाली पत्नी बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। भले ही उनके पास पैसों की कमी न हो, लेकिन उनके करियर को लेकर भी आकांक्षाएं थीं और वह देखना चाहती थी कि वह अकेले दम पर कितनी सफल हो सकती हैं। जहां तक 35 साल की उम्र के बाद की बात है, चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले, उसका इरादा अपनी सुंदरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने, दोपहर दोस्तों के साथ चाय पीने और बच्चों को लेकर स्वादिष्ट भोजन और जीवन का आनंद लेने के लिए बाहर जाने का था। टोंग याओहुई ने जवाब दिया, अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं और तुम्हारी माँ बच्चों की देखभाल में तुम्हारी मदद करेंगे। शियाओ चेन का काम काफी व्यस्तता भरा है और यह स्वाभाविक है। मैं तुम्हें करियर बनाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अपने करियर पर पूरी ऊर्जा लगाकर बच्चों को नजरअंदाज मत करो। बच्चों को अपने माता पिता के साथ की जरूरत है। हालांकि युवावस्था में वे काम में व्यस्त रहते थे, फिर भी जब भी उन्हें समय मिलता वे टोंग याओ के साथ बिताते थे। अपनी बेटी के बारे में वे आशा करते थे कि वह अपने करियर में अत्यधिक मग्न होने के कारण अपने परिवार की उपेक्षा न करे। अगर टोंग याओ को उसके विचार पता होते तो वह जरूर अपनी आंखें घुमा लेती। जब वह छोटी थी तो उसे टोंग याओहुई की संगति बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा उसे ज्ञान और सलाह से भरी बातें सुनाता रहता था। लेकिन वेन युन ने टोंग याओहुई को घूर कर देखा। उसने शिकायत करते हुए कहा, हमारे अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं और तुम याओ याओ से इस बारे में बात कर रही हो। क्या इससे उस पर दबाव नहीं पड़ रहा? तुम्हें इस बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए। जब याओ याओ का बच्चा हो जाएगा तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। टोंग याओहुई काफी असहाय थी और उसने उदास भाव दिखाते हुए कहा, देखो तुम्हें, हमने बस यूं ही कैजुअली इस विषय का जिक्र किया और तुम भड़क उठी। टोंग याओ ने सोचा भी नहीं था कि उसके माता पिता उसकी कही हुई बात को गंभीरता से ले लेंगे। वह हंसे बिना नहीं रह सकी और सोचने लगी कि क्या बुढ़ापे में वह और सी चेन भी ऐसा ही करेंगे। दोनों को बहस करते देख टोंग याओ ने तुरंत बीच में दखल देते हुए कहा, पापा मम्मी आप निश्चिंत रहें। अगर भविष्य में मेरा बच्चा हुआ तो चाहे मैं कितनी भी व्यस्त क्यों न रहूं, मैं बच्चे की देखभाल करूंगी। मैं अपना करियर भी बनाना चाहती हूं। हालांकि भविष्य में मैं निवेश करने में अधिक रुचि रखती हूं, परियोजनाओं में सीधे भाग लेने में नहीं। टोंग याओहुई ने संतुष्टि से सिर हिलाया, जबकि वेन युन ने कहा, तुम जो चाहो करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ है। अगर पुरुष महत्वाकांक्षी हो सकते हैं तो महिलाएं भी हो सकती हैं। अपने पिता की बात मत सुनो। ये शब्द टोंग याओ के लिए ही नहीं बल्कि टोंग याओहुई के लिए भी थे। वह अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकती थी। जब तक वह खुश थी और सही रास्ते पर चल रही थी, वह उसके हर प्रयास में उसका साथ देती रहेगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर टोंग याओहुई यह कहने ही वाला था कि उनकी बेटी उसकी वजह से बिगड़ गई है, लेकिन उसकी आज्ञाकारी शक्ल देखकर उसने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। कोई बात नहीं। उनकी पत्नी रजोनिवृत्ति से गुजर रही थी। अगर उन्होंने उन्हें नाराज किया तो अंत में नुकसान उन्हीं का होगा। दोपहर के भोजन के बाद टोंग याओ ने थोड़ा आराम किया और स्कूल के सामने वाली मिल्क की दुकान देखने जा रही थी। तभी टोंग याओहुई ने दुकान के कर्मचारियों के लिए भुने हुए शाहबलूत दिए और चलते चलते अपनी बेटी से शिकायत की। हाल ही में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गली में भिखारी कम हो गए हैं। तुम्हारी माँ नाश्ता खरीदते समय दरवाजे के पास बैठे भिखारियों के लिए अतिरिक्त बंस खरीदना पसंद करती थी। अब वह उन्हें बांट नहीं सकती। बर्बादी से बचने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें खा लूं। माँ को डर है कि तुम भूखे रह जाओगे। वो चाहती है कि तुम ज्यादा खाओ। पापा, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, आपको शाम को दुकान जल्दी बंद कर देनी चाहिए। मैं पहले जाता हूँ। टोंग याओ ने पहले तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन टोंग याओहुई की बातें सुनने के बाद दुकान जाते समय उसने इन बातों पर विशेष ध्यान दिया। ये वाकई अजीब था, उसे सड़क पर एक भी भिखारी नहीं दिखा। आमतौर पर सड़कों पर काफी भिखारी होते थे। कुछ पेशेवर भिखारी थे, जबकि अन्य इतने गरीब थे कि वे एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते थे। जो बहुत गरीब थे वे दूसरों से खाना ले लेते थे, जबकि पेशेवर भिखारी सिर्फ पैसे चाहते थे। लेकिन अब दोनों में से कोई भी प्रजाति आसपास नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नगर प्रबंधन ने उन्हें शहर की सुंदरता पर धब्बा समझा हो और उन्हें भगा दिया हो? हालांकि टोंग याओ थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
लेकिन जब वह दुकान पर लौटी तो उसने देखा कि दुकान खचाखच भरी हुई थी। सी शियाओहुई अपनी एक सजी धजी सहेली के साथ दुकान के अंदर बैठी थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो वह कोई राजकुमारी हो। वांग चुन भी दुकान में मौजूद था और सी शियाओहुई की मेज के बगल में बैठा था। दुकान में कोई और ग्राहक नहीं था, इसलिए डेंग वेनवेन वांग चुन से बातचीत कर रही थी। जैसे ही टोंग याओ अंदर आई, उसने संयोगवश सी शियाओहुई को ये कहते हुए सुना कि दुकान उसके भाई की है। प्रवेश द्वार की ओर पीठ किए खड़ी सी शियाओहुई ने टोंग याओ को अंदर आते हुए नहीं देखा और घमंडी लहजे में बोलती रही, यू भविष्य में अगर तुम्हारा मन करे तो कोहू को मिल्क टी पर आ जाना। बस इसी नाम की दुकान पर जाना, जो चाहो वो मुफ्त में पी सकते हो। अगर कोई पैसे मांगे तो बस कह देना कि तुम मालिक की बहन की दोस्त हो। मिल्क टी बहुत सस्ती है। नए साल के बाद मेरे चाचा ने कहा कि वो मेरे लिए एक मिल्क टी की दुकान खोलेंगे। फिर मैं मालिक बनूंगा। तुम मेरी दुकान पर काम कर सकती हो, मैं तुम्हें ज्यादा वेतन दूंगा। तो तुम भी इसी ब्रांड के साथ मिल्क टी की दुकान खोल रही हो। वांग यूयू ने हमेशा सी शियाओहुई को दिल खोलकर खर्च करते देखा था, और यह जानते हुए कि उसके भाई और भाभी का एक चिंस्टो है, उसे लगा कि सी शियाओहुई किसी अमीर परिवार की लाडली बेटी होगी। उसने ईर्ष्या भरी निगाहों से सी शियाओहुई को देखा। सी शियाओहुई को खुश करने में वह बुद्धिमानी बरत रही थी। एक बार सी शियाओहुई उसकी बॉस बन जाए तो उसे लॉन्ड्री स्टोर में काम नहीं करना पड़ेगा और न ही कुछ गंदे बुरे आदमियों की घूरती निगाहों का सामना करना पड़ेगा। स्वाद तो वही रहेगा, लेकिन नाम यह नहीं होगा। सी शियाओहुई ने दुकान की दूध वाली चाय पीते हुए जवाब दिया, ये नाम बहुत ही अप्रिय है। इसमें कोई सांस्कृतिक गहराई नहीं है। वास्तव में सी शियाओहुई उसी नाम का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि टोंग याओ उसे ऐसा करने नहीं देगी। उसके चाचा अब उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और उनका जीवन सुखमय था। वह टोंग याओ की चापलूसी नहीं करना चाहती थी। बस इंतजार करो और देखो, उसका जीवन निश्चित रूप से टोंग याओ के जीवन से बेहतर होगा। टोंग याओ अब उसे नीचा समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब टोंग याओ को इसका पछतावा होगा। वांग चुन ने हैरानी भरे भाव से डेंग वेनवेन की ओर देखा। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि इतना प्रतिभाशाली सी चेन की इतनी घृणित बहन हो सकती है। डेंग वेनवेन गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन चुन की सी शियाओहुई टोंग याओ की भाभी थी और टोंग याओ वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अगर सी शियाओहुई टोंग याओ की भाभी न होती तो वह उसे बहुत पहले ही घर से निकाल देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सी चेन जैसे महान व्यक्ति की इतनी परेशान करने वाली छोटी बहन कैसे हो सकती है। अगर आप में पर्याप्त शिष्टाचार नहीं है तो शराब पीना बंद कर दें, इससे आपकी बुद्धि पर असर पड़ेगा। टोंग याओ सी शियाओहुई के पीछे पीछे गई और उसके हाथ से दूध वाली चाय का कप छीनकर लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। टोंग याओ की अचानक हरकत से सी शियाओहुई चौंक गई, झट से खड़ी हो गई और गुस्से से टोंग याओ को घूरते हुए बोली, तुम कब वापस आए, कुछ बता भी नहीं सकती। तुमने मुझे डरा दिया। कितनी बदकिस्मती की बात है, वह अपने एक दोस्त को आसपास घूमने के लिए लाई थी। उसने देखा कि टोंग याओ दुकान में नहीं है, इसलिए वे अंदर चले गए और अचानक कुछ ही देर में टोंग याओ एक भूत की तरह प्रकट हो गई। वह शुरू में अपनी सहेली के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो गया है। उसने अपनी इज्जत और मान सम्मान दोनों खो दिए हैं। काश उसे पता होता तो वह अंदर नहीं आती। वह टोंग याओ के खिलाफ कभी भी हावी नहीं हो पाए है और अब उसे देखकर सी शियाओहुई कुछ हद तक भयभीत महसूस करती है। बहन याओ याओ। टोंग याओ की इस हरकत को देखकर डेंग वेनवेन लगभग ताली बजाने ही वाली थी। वह काफी समय से सी शियाओहुई के हाथ से दूध वाली चाय छीनना चाहती थी। वह महिला बेहद परेशान करने वाली थी। दुकान में घुसते ही उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए और उसकी एक भी बात सुनने में सुखद नहीं थी। डेंग वेनवेन ने सी शियाओहुई की उपस्थिति की परवाह नहीं की और खुलकर शिकायत करने लगी, बहन याओ याओ, उसने कहा कि वह डॉक्टर सी की छोटी बहन है, दूध वाली चाय के पैसे देने से इनकार कर रही है और वह लगातार हमारी बुराई कर रही है। सी शियाओहुई ने अपना सिर घुमाकर डेंग वेनवेन को घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, मैं वाकई सी चेन की बहन हूं। यहाँ 2 कप दूध वाली चाय पीने में क्या बुराई है? क्या आपने कभी किसी को अपनी छोटी बहन से अपने घर पर चाय पीने के लिए पैसे लेते देखा है? क्या आप घर जाकर खाने का बिल चुकाते हैं? ये काम करने वाली लड़की खुद को क्या समझती है कि उसे आमने सामने उपदेश दे रही है, चाहे सी चेन के साथ उसके संबंध कितने भी अच्छे क्यों न हो। डेंग वेनवेन वैसे भी उसके परिवार के लिए काम करती थी। डेंग वेनवेन के जवाब देने से पहले ही टोंग याओ बीच में बोल पड़ी, बेशक घर जाकर खाने का बिल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या यही तुम्हारा घर है?
पिछली बार हमने क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि यह मेरी दुकान है, तुम्हें यहाँ दोबारा आने की इजाजत नहीं है, क्या तुम भूल गई? अगर सी शियाहुई कोई परेशानी खड़ी करने आती तो स्वाभाविक रूप से टोंग याओ उसके साथ नरमी से पेश नहीं आती, अन्यथा सी शियाहुई उसे कुचल देती और किसी महारानी की तरह दुकान में अपना रौब दिखाने लगती। चाहे वह सी शियाहुई हो या लिन फेगियन, अगर वे परेशानी खड़ी करने आती तो वह उनके साथ नरमी से पेश नहीं आती। अविश्वसनीय रूप से टोंग याओ ने अपनी गरिमा की बिल्कुल परवाह किए बिना एक अजनबी का साथ दिया। सी शियाहुई गुस्से से आग बबूला हो गई, दांत पीसते हुए टोंग याओ पर चिल्लाए, कोई मामूली सी दुकान, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी परवाह है? मैं तुमसे कह रही हूं, जैसे ही मेरी माँ यहाँ आएगी मैं अपने भाई से तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है और अभी तक तुम्हारे पेट में गर्भावस्था का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अगर यह कोई देहाती इलाका होता तो तुम्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। सी शियाहुई झगड़े में टोंग याओ का मुकाबला नहीं कर सकती थी, न ही वह शारीरिक रूप से उससे लड़ने की हिम्मत कर सकती थी, वह केवल टोंग याओ की एकमात्र कमजोर कड़ी पर ही वार कर सकती थी। लेकिन पिछली बार के विपरीत उसने टोंग याओ को अंडा न देने वाली मुर्गी कहने की हिम्मत नहीं की। शादी के 1 या 2 साल बाद भी बच्चा न होना, सिर्फ इसी आधार पर टोंग याओ को अच्छी बहू नहीं माना जा सकता। उसके बड़े भाई के जीन इतने अच्छे हैं कि उन्हें टोंग याओ पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। टोंग याओ ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम इतने काबिल हो तो जाओ और सोंग यू के लिए बच्चे पैदा करो। किसने सोचा होगा कि सोंग यू का नाम सुनते ही सी शियाहुई का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ जाएगा और वह हकलाते हुए कहेगी, बकवास मत करो। सोंग यू और मैंने तलाक पर सहमति जता दी है, मेरे चाचा अगले साल तलाक का प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेंगे। तलाक पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके चाचा हाल ही में काफी व्यस्त रहे हैं और उन्हें ली शहर लौटने का समय नहीं मिला है। टोंग याओ ने सी शियाहुई के शब्दों में निहित मुख्य बिंदु को समझ लिया, भौहें उठाकर पूछा, क्या इस बार सोंग यू तुम्हारे साथ नहीं थी? हम दोनों ने बहुत पहले ही तलाक पर सहमति जता दी थी, वह मेरे साथ कैसे रह सकता है? टोंग याओ को सोंग यू के बारे में लगातार सवाल पूछते देख सी शियाहुई घबरा गई। उसका झगड़ा करने का मन नहीं था और वह बस जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। हालांकि जाने से ठीक पहले उसने कुछ कड़वे शब्द कहे, बस तुम इंतजार करो, मेरी माँ के आते ही वो मेरे भाई से तुम्हारा तलाक करवा देंगी, तुम्हारे अच्छे दिन अब गिने चुने हैं। सोंग यू से तलाक लेने का फैसला करने के बाद से सी शियाहुई का नजरिया बदल गया, उसे लगने लगा कि तलाक कोई बड़ी बात नहीं है। उसका बड़ा भाई अपने करियर में स्थिर है, क्योटो के एक बड़े अस्पताल में काम करता है, वह भविष्य में किसी भी तरह की पत्नी पा सकता है ना? माँ के आने के बाद वह अपने बड़े भाई की देखभाल करेगी, उस पर कुछ वैचारिक प्रभाव डालेगी ताकि उनका तलाक हो जाए और फिर एक ऐसी पत्नी ढूंढेगी जो बच्चे पैदा कर सके। उस समय उसका बड़ा भाई उसके साथ पहले की तरह ही अच्छा व्यवहार करता होगा। अभी वह उसके साथ जैसा बर्ताव करता है वह निश्चित रूप से टोंग याओ के उकसावे का नतीजा है। उसका बड़ा भाई पहले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और उसका छोटा भाई भी। वह परिवार की छोटी राजकुमारी थी, सब उसे प्यार करते थे। टोंग याओ के आने के बाद ही सब कुछ बदल गया। जब तक उसका बड़ा भाई टोंग याओ को तलाक नहीं दे देता तब तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शियाहुई, मेरा इंतजार करो। अप्रत्याशित रूप से सी शियाहुई यूं ही चली गई। वांग यूयू ने टोंग याओ की तरफ देखा, डर गई और जल्दी से उसके पीछे भागी। अमीरों की तो वाकई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सी शियाहुई का स्वभाव बहुत गुस्सैल है और उसकी भाभी का भी, जिससे वह इतनी डर गई कि उसने अपनी आधी पी हुई दूध वाली चाय को भी पूरा पीने की हिम्मत नहीं की, जिससे इतना स्वादिष्ट पे बर्बाद हो जाता। सी शियाहुई को जाते हुए देखकर डैंग वेनवेन को गुस्सा और चिंता दोनों महसूस हुई। बहन याओ याओ, डॉक्टर सी की बहन इतनी अविवेकी कैसे हो सकती है? वह तुम्हारी सास के सामने अफवाहें फैलाकर डॉक्टर सी के साथ तुम्हारे रिश्ते को खराब तो नहीं करेगी? होश में आने पर वांग चुन ने आश्चर्य से कहा, याओ याओ, डॉक्टर सी की छोटी बहन समझदार नहीं लगती, तुम्हें आज रात घर जाकर डॉक्टर सी से इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारा वैवाहिक सुख बर्बाद न हो। वांग चुन, जो टोंग याओ को इतने लंबे समय से जानता था, पहली बार उसे झगड़ा करते हुए देख रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि टोंग याओ, जो आमतौर पर खुले विचारों वाली और उदार दिखाई देती थी, बहस करने से नहीं डर रही थी बल्कि बहुत ऊर्जावान लग रही थी। उसके विपरीत उसे झगड़ा करना नहीं आता था, समस्या आने पर वह चुप हो जाती थी। टोंग याओ सोंग यू के बारे में सोच ही रही थी कि उन दोनों की बातचीत सुनकर वह हल्की सी हंस पड़ी। अरे
चिंता की कोई बात नहीं है। आह चेन उसकी वजह से मुझसे नाराज नहीं होगा। वह अपनी बहन को मुझसे ज्यादा समझता है। आह चेन ने कहा था कि अगर मेरी सास भी आ गई तो वह दखल नहीं देगा। आखिर जब मेरी सास आती हैं तो हमसे मिलने नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ आने आती हैं। टोंग याओ को ये बात पहले समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गई। सी चेन किसी शियाओहुई और लिन फेगियन के प्रति उदासीनता का कारण उसका निर्दयी होना नहीं था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल होता, विशेषकर तब जब उनके जैविक पिता इस वजह से क्रोधित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। लिन फेगियन अब बड़ी हो चुकी थी और उसे मान सम्मान की परवाह नहीं थी। पूरे दिल से प्यार पाने के चक्कर में उसने सी चेन को हद तक धकेल दिया। सी चेन ने लिन फेगियन के साथ माँ बेटे का रिश्ता नहीं तोड़ा था, यही उसकी समझदारी थी। भला वह लिन फेगियन की बात सुनकर तलाक कैसे ले सकता था? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो अगर सी चेन वाकई में उस तरह का व्यक्ति निकला तो उनकी शादी में निवेश करने का कोई मतलब नहीं था। डैंग वेन उत्साह से उछल रही थी, डॉक्टर सी जैसा अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अगर मेरे पिता डॉक्टर सी जितने समझदार होते तो मेरी माँ अपने बचपन की बातें याद करके दांत नहीं पीसती। वांग चुन ने भी राहत की सांस ली और कहा, याओ याओ अंकल टोंग सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए इतना अच्छा आदमी ढूंढा है।